मीजल्स यानी रूबियोला, मीजल्स को रूबियोला भी बोलते हैं, इज हाईली कॉन्टेजियस डिसीज। ओके, रूबियोला और रूबेला में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। रूबेला को हम क्या कहते हैं? जर्मन मीजल्स कहते हैं। ये टोगा वायरस के कारण होता है। ये रूबेला माइल्ड फॉर्म में रहता है और फीवर भी कम रहता है। और मीजल्स में हाई ग्रेड फीवर रहता है, रैशेस भी बहुत रहते हैं और ये इसके कॉम्प्लिकेशन भी बहुत रहते हैं। और कॉन्टेजियस यानी क्या? ये स्प्रेड होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और कॉन्टेक्ट। ओके, सो मीजल्स यानी रूबेओला इज हाईली कॉन्टेजियस डिसीज एंड इट इज कॉज्ड बाय सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। मीजल्स का वायरस क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। फैमिली पैरामिक्सोविरिडी, जीनस मोरबिलीवायरस, एंड इट इज कॉमनेस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज यानी क्या? ये वैक्सीन से प्रिवेंट होता है। मीजल्स का वैक्सीन क्या है? एमआर वैक्सीन है और एमएमआर वैक्सीन है, यानी मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन और मीजल्स मम्स एंड रूबेला वैक्सीन। ओके, अदर कौन से रहते हैं वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज? जैसे कि पोलियो रहता है। ओके, और निमोनिया में पीसीवी वैक्सीन रहता है। हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन रहता है। वैसे ही मीजल्स भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज है। ओके, अगर मीजल्स का पेशेंट आया ओपीडी में तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बाकी के फीवर से? इसमें क्या रहता है? ट्रायड रहता है, फीवर रहता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन रहता है और जनरलाइज मैक्युलोपैपुलर रैश रहता है। मैक्युलोपैपुलर यानी क्या? मैक्यूल्स कैसे रहते हैं? स्मॉल पैच रहता है जो एलिवेटेड नहीं रहता है, फ्लैट लीजन रहता है। और पैपुल्स यानी क्या? एलिवेटेड रहता है। तो रैश विद बोथ फ्लैट एंड रेज स्पॉट। ओके, दोनों भी रहता है। मीजल्स में मैक्यूल्स भी रहते हैं, पैपुल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। इसी वजह से हम इसको मैक्युलोपैपुलर रैश बोलते हैं। ओके, समझ में आया? फिर से एक बार देखेंगे। मीजल्स, उसको हम रूबियोला बोलते हैं, इज हाईली कॉन्टेजियस डिसीज कॉज्ड बाय सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। फैमिली पैरामिक्सोविरिडी, जीनस मोरबिलीवायरस, कॉमनेस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज एंड कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रायड। क्या है? फीवर है, यूआरटी है एंड जनरलाइज्ड मैक्युलोपैपुलर रैश। ओके, इट इज प्रेजेंट इन नासोफेरेंजियल सिक्रीशन। मीजल्स का वायरस कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? पेशेंट के नासोफेरेंजियल सिक्रीशन में। नोज या और फेरेंस के जो सिक्रीशन रहते हैं उसमें मीजल्स का वायरस प्रेजेंट रहता है। और ये स्प्रेड कैसे होता है? बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। पेशेंट अगर मीजल्स का कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, सो उसमें जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा इससे ये स्प्रेड होता है। ओके, स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी 4 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैश। रैश के 4 दिन पहले और रैश आने के बाद 5 दिन जो पेशेंट है वो दूसरे पेशेंट को या आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है। सो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी 4 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैश। मीजल्स की रैश एट 4th डे आती है। इन्फेक्शन के बाद चौथे दिन मीजल्स की रैश आती है। ओके, सो पहले दिन से ही पेशेंट दूसरे लोगों को इन्फेक्शन करना चालू कर देता है, मतलब 4 days बिफोर। ओके, मतलब पहले ही दिन से ये जो मीजल्स का पेशेंट रहता है वो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन करना शुरू कर देता है। तो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी क्या है? 4 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैश। रैश आने के पहले 4 दिन और रैश आने के बाद 5 दिन तक जो पेशेंट रहता है मीजल्स का वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। और मोस्ट कॉमनली सीन इन
प्री स्कूल चिल्ड्रन का एज कितना रहता है? 3 to 6 ईयर। ओके, सो मीजल्स प्री स्कूल चिल्ड्रन में ज्यादा दिखाई देता है। और सीजन क्या है, कौन से सीजन में ये दिखाई देता है? विंटर एंड स्प्रिंग। इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। अगर छोटे बच्चे को हमने वैक्सीन दिया होगा तो वो वैक्सीन क्या करता है? लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी क्रिएट करता है पेशेंट में। ओके, और अगर एक बार मीजल्स आके गए होंगे तो 90% चांसेस रहते हैं कि दूसरी बार मीजल्स पेशेंट को नहीं होंगे। सो इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। इम्यूनाइजेशन में वैक्सीनेशन आता है। वैक्सीनेशन MR वैक्सीन और MMR वैक्सीन एट द एज ऑफ 9 मंथ हम फर्स्ट डोज देते हैं। ओके, MR यानी क्या? मीजल्स एंड रूबेला और मम्स मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन। ये दोनों भी दे सकते हैं हम पेशेंट को। कब देते हैं? एट द एज ऑफ 9 मंथ। ये जनरली 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद देते हैं हम। ओके, क्यों देते हैं? क्योंकि जो मैटरनल एंटीबॉडीज रहते हैं वो बच्चे को 9 मंथ तक प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद हम वैक्सीन देते हैं। ओके, मैटरनल एंटीबॉडीज प्रोवाइड टू इन्फेंट अंटिल 9 मंथ ऑफ एज। फिर से एक बार देखेंगे। मीजल्स वायरस प्रेजेंट इन नासोफैरिंजियल सिक्रीशन, स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, period of infectivity 4 days before and 5 days after appearance of rash, most commonly in preschool children. Season winter and spring season. Immunization provide lifelong immunity. Vaccination MR vaccine or MMR vaccine at the age of 9 months first dose. Maternal antibodies provide to infant until 9 months of age. Okay, अभी देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन 4 फेजेस में दिखाई देता है। फर्स्ट क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड। वो कितनी दिन रहता है? 8 to 12 डेज। अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हुआ किसी बच्चे को तो 8 to 10 डेज के बाद उसको सिम्टम्स दिखना चालू हो जाएंगे। तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 8 to 12 डेज। सेकंड है प्रोड्रोमल फेज, उसको ही हम कैटरल फेज भी बोलते हैं। थर्ड है इरप्टिव फेज, यहाँ पे रैशेस आना शुरू हो जाते हैं। और रिकवरी फेज, इसमें रैशेस भी कम होते हैं, पेशेंट का फीवर भी कम होता है, उसको ही हम कन्वर्जन फेज बोलते हैं। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड 8 to 12 डेज। प्रोड्रोमल फेज उसको ही हम कैटरल फेज बोलते हैं। इरप्टिव फेज एंड रिकवरी फेज उसको ही हम कन्वर्जन फेज बोलते हैं। सो ये 4 फेजेस है मीजल्स के। पहले देखेंगे हम प्रोड्रोमल फेज। ये कितने दिन रहती है? 3 दिन। ओके, 3 डेज ड्यूरेशन। प्रोड्रोमल फेज का ड्यूरेशन कितना है? पहले 3 दिन प्रोड्रोमल फेज। ओके, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर माइल्ड टू मॉडरेट। प्रोड्रोमल फेज में फीवर कैसे रहता है? माइल्ड टू मॉडरेट रहता है, हाई ग्रेड फीवर नहीं रहता है। और इसमें हम 3 C's देखेंगे। ये 3 C's क्या है? कफ, कोराइजा एंड कंजक्टिवाइटिस। कोराइजा यानी क्या? उसको हम संस्कृत में प्रतिशय बोलते हैं। उसमें स्नीजिंग रहता है, रनी रोज रहता है, उसको हम कोराइजा बोलते हैं। और कॉमन कोल्ड भी इसको बोलते हैं। ओके, सो कफ, कोराइजा एंड कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस यानी क्या? इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजंक्टिवा। ओके, सो प्रोड्रोमल फेज देखा हमने, ये 3 डेज तक रहता है। ओके, और ये कैरेक्टराइज बाय फीवर, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर रहता है। और इसमें हमने 3 C's देखे हैं, कफ, कोराइजा एंड कंजक्टिवाइटिस। प्रोड्रोमल फेज में 3 डेज याद में रखने हैं और 3 C याद में रखने हैं। ओके, ये हो गया प्रोड्रोमल फेज। प्रोड्रोमल फेज में ही हमें 2 इम्पोर्टेंट चीजें और भी सीखनी है। एक है स्टिम्सन लाइन। ये स्टिम्सन लाइन क्या है? इन कंजक्टिवा अ कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसवर्स लाइन ऑफ
इन्फ्लेमेशन अलोंग द आईलिड मार्जिन। आईलिड मार्जिन में क्या दिखता है? ट्रांसवर्स लाइन दिखती है इन्फ्लेमेशन की। ये देखो ऐसे दिखती है, ये ट्रांसवर्स लाइन ऑफ इन्फ्लेमेशन अलोंग द आईलिड। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिम्सन लाइन बोलते हैं। ओके, ये स्टिम्सन लाइन प्रोड्रोमल फेज में दिखती है। और सेकंड आता है कॉप्लिक स्पॉट। ये कॉप्लिक स्पॉट क्या है? कंसीडर एज अ पैथोग्नोमोनिक ऑफ मीजल्स। ये पैथोग्नोमोनिक है मीजल्स का। पैथोग्नोमोनिक यानी क्या? इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर डिसीज। अगर कॉप्लिक स्पॉट मीजल्स में दिखेगा तो वो किसी और डिसीज में नहीं रहेगा। ओके, ये कॉप्लिक स्पॉट खाली हमें मीजल्स में ही दिखेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? पैथोग्नोमोनिक बोलते हैं। ओके, कॉप्लिक स्पॉट कंसीडर एज अ पैथोग्नोमोनिक ऑफ मीजल्स appear opposite the lower second molars on the buccal mucosa on second or third day of illness। ये प्रोड्रोमल फेज कितने दिन की रहती है? 3 दिन की रहती है। और पहले दिन ये कॉप्लिक स्पॉट नहीं आता है, दूसरे और तीसरे दिन में ये आना शुरू होता है। और ये कैसे दिखता है? लुक्स लाइक ग्रे और व्हाइट लीजन्स रिसेंबलिंग ग्रेन्स ऑफ सैंड विथ सराउंडिंग इरिथेमा। ये कैसे दिखते हैं? सैंड के ग्रेन के जैसे दिखते हैं। ओके, और इसके आजू बाजू में इरिथेमा रहता है, मतलब यानी रेडनेस। इरिथेमा यानी रेडनेस रहता है। ओके, और ये कितने टाइम तक रहता है? फॉर 12 to 24 आवर्स। फिर से एक बार देखेंगे। कॉप्लिक स्पॉट कंसीडर एज अ पैथोग्नोमोनिक ऑफ मीजल्स appear opposite to lower second molar of buccal mucosa। ये देखो लोअर सेकंड मोलर ऑफ बक्कल म्यूकोजा के अपोजिट में आता है। ये सैंड के ग्रेन्स के जैसे रहते हैं, ग्रे और व्हाइट, और सराउंडेड बाय इरिथेमा। ओके, रेडनेस भी रहता है उसके आजू बाजू में। और ये ऑन सेकंड और थर्ड डे पे ये अपीयर होते हैं। लुक्स लाइक ग्रे और व्हाइट लीजन रिसेंबलिंग ग्रेन्स ऑफ सैंड विथ सराउंडिंग इरिथेमा फॉर 12 to 24 आवर्स। ओके, ये देखा कॉप्लिक स्पॉट और स्टिम्सन लाइन। ओके, मीजल्स ट्रांसमिटेड वाया टाइनी ड्रॉपलेट्स व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ, ब्रीथ और स्नीज। ये एयरबोर्न वायरस है और हाईली कॉन्टेजियस है। सिम्टम्स में क्या देखा हमने? 3C देखे थे। कफ, कंजक्टिवाइटिस, उसको ही रेडनेस ऑफ आई बोलते हैं, और कोराइजा, रनी रोज और फीवर। ओके, सिम्टम में हमने कफ, कंजक्टिवाइटिस, कोराइजा देखे और फीवर। ये कैसा था? माइल्ड टू मॉडरेट। ये हमने प्रोड्रोमल स्टेज देखी। अभी इरप्टिव फेज। ओके, इरप्टिव फेज में रैशेस आना शुरू हो जाते हैं। इरप्टिव फेज, रैश अपीयर ऑन 4th डे विथ राइज इन फीवर। प्रोड्रोमल फेज कितने दिन की थी? 3 दिन की थी। उसके बाद चौथे दिन में इरप्टिव फेज शुरू हो जाती है। वहां पे रैश आना शुरू हो जाता है, और रैश के साथ ही फीवर भी बढ़ने शुरू हो जाता है। ओके, रैश भी आने शुरू हो जाएंगी और फीवर भी बढ़ने लगेगा। सो रैश अपीयर ऑन द 4th डे विथ राइजिंग फीवर। इट अपीयर्स एज अ फेंट रेडिश मैक्यूल्स। मैक्यूल्स क्या बोले थे हमने? स्मॉल पैचेस रहते हैं, इलेवेटेड नहीं रहते हैं, फ्लैट लीजन रहते हैं। ओके, पहले मैक्यूल्स से ये चालू हो जाता है। इट अपीयर्स एज अ फेंट रेडिश मैक्यूल्स। कहाँ पे आता है? बिहाइंड द ईयर्स, अलोंग द हेयर लाइन एंड ऑन द पोस्टेरियर एस्पेक्ट ऑफ चीक्स। ओके, पहले तो मैक्यूल्स आते हैं ये इरप्टिव फेज में, और वो कहाँ आते हैं? बिहाइंड द ईयर। ओके, अलोंग द हेयर लाइन। ये देखो बिहाइंड द ईयर ये मैक्यूल्स आना चालू हो गए, रेडिश, ये एलिवेटेड नहीं है, और अलोंग द हेयर लाइन ये देखो। ओके, it appear as a faint reddish macule behind the ear, along the hairline and on the posterior aspect of cheeks.
द रैश रैपिडली बिकम्स मैक्युलोपैपुलर। पहले तो मैक्यूल्स की जैसी है, बाद में कैसी होती है ये मैक्युलोपैपुलर। पैपुल्स क्या बोले थे, इलेवेटेड रहते हैं। पैपुल्स कैसे रहते हैं, इलेवेटेड रहते हैं। एंड स्प्रेड टू द, और ये रैश कैसे स्प्रेड होती है, पहले ये फेस में आती है। ओके, फेस में यानी क्या, पहले कहाँ पे आई थी, ईयर के बिहाइंड आई थी। ओके, और फेस से नेक, देन चेस्ट, आर्म, ट्रंक, थाइज एंड लेग्स, इन दैट ऑर्डर ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 days। उसको ही हम क्या बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डल प्रोग्रेशन फ्रॉम फेस टू लेग्स, उसको ही हम सिफेलोकॉर्डल प्रोग्रेशन बोलते हैं। ओके, ये रैश चौथे दिन आई और बाद में रैश के साथ फीवर भी राइज होना शुरू हो गया। और ये कितने दिन चालू हो रहा है, ये प्रोग्राम कितने दिन चालू है उनका, फेस टू लेग्स जाने का, रैश का, ये 2 से 3 दिन तक। ओके, और ये प्रोग्रेशन कैसा है, सिफेलोकॉर्डल प्रोग्रेशन है। ये देखो, पहले फेस पे आना शुरू हो गया, बाद में चेस्ट, ओके, और बाद में हाथ पाँव में, ट्रंक में, लेग्स में। ओके, ये सिफेलोकॉर्डल प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको। ओके, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हम पेशेंट को पूछते हैं कि रैश कहाँ से आना शुरू हो गया, पहले फीवर था कि नहीं था, फीवर पहले कम था बाद में बढ़ा, ये सब हम ओपीडी में क्या करते हैं, पेशेंट से पूछते हैं या उसके पेरेंट्स से पूछते हैं। तो हमें ये मीजल्स की ही रैश है या रिकेट्स की रैश है और चिकन पॉक्स है क्या है, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, सो फिर से एक बार देखेंगे। इरप्टिव फेज, रैश अपीयर ऑन द 4th day with rise in fever. It appear as a faint reddish macule behind the ears along the hairline and one on the posterior aspect of the cheeks. The rash rapidly becomes maculopapular and spread to the face, neck, chest, arm, trunk, thighs and then legs, in that order over next 2 to 3 days। उसको ही हम सिफेलोकॉर्डल प्रोग्रेशन बोला। ओके, सिफेलोकॉर्डल प्रोग्रेशन क्लियर है। पहले देखा प्रोड्रोमल फेज, देन इरप्टिव फेज, और ये है रिकवरी फेज। इसमें रैशेस कम होते हैं, फीवर भी कम होता है। ये देखो, डिक्लाइन ऑफ फीवर, and if fever continues it is signal of measles complication। ओके, फीवर इसमें रिकवरी फेज में कम होता है। अगर फीवर कंटिन्यू रहा तो ये कहा क्या सिग्नल है कि मीजल्स अभी कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। ओके, ये हम आगे देखेंगे मीजल्स की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है। रैश डिसअपियर आफ्टर 4 to 5 days as the same order as it appear। यानी कि क्या है इसका मतलब, 4 से 5 दिनों के बाद रैश डिसअपियर होना शुरू होता है। ओके, ये देखो, पहले क्या होता है, प्रोड्रोमल फेज कितना, 3 दिन का रहा, फिर बाद में चौथे दिन में क्या हुआ, रैश आना शुरू हो गया और वो 2 से 3 दिनों तक फ्रॉम फेस टू लेग्स आना शुरू होता है और बाद में 4 से 5 दिन वो रहती है रैश, और 4 से 5 दिनों के बाद क्या होता है, रैश डिसअपियर होना शुरू होता है। उसको ही हम क्या कहते हैं, रिकवरी फेज कहते हैं। ओके, और ये कैसे डिसअपियर होती है, एज द सेम ऑर्डर एज इट अपियर। मतलब अगर फेस में पहले आई है तो पहले फेस का डिसअपियर होगा, बाद में नेक का, वैसे ही जैसे आई है वैसे ही ये डिसअपियर भी होना शुरू हो जाती है। ओके, and leaves behind briny disquamation and brownish discoloration which fade over 10 to 15 days। ब्रैनी डिस्क्वेमेशन यानी क्या, या क्या रहता है, शेडिंग ऑफ एपिडर्मिस। मतलब क्या, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन शेड होती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ब्रैनी डिस्क्वेमेशन। ये देखो, इसको हम कहते हैं ब्रैनी डिस्क्वेमेशन। ओके, ये ब्राउन कलर का हो जाता है बाद में, और ये कब होता है, 10 से 15 दिनों में ये
कम होना शुरू हो जाता है। ओके, ये हमने देखा रिकवरी फेज देखा। ओके, यहाँ पे 4 फेजेस हो गया है। पहले क्या था, इंक्यूबेशन पीरियड था 8 to 12 डेज में। बाद में प्रोड्रोमल फेज देखा हमने, उसमें हमने 3 सीज देखे। इरप्टिव फेज देखा हमने, चौथे दिन रैश आना चालू हो जाता है, 2 से 3 दिन बाद में रहता है। और रिकवरी फेज में क्या देखा, फीवर भी डिक्लाइन होता है, रैश भी डिक्लाइन होता है, और 4 से 5 दिनों के बाद ये फेड होना, रैश शुरू हो जाती है। और बाद में क्या, ब्रैनी डिस्क्लेमेशन देखा, वो कब फेड होता है, 10 से 15 दिनों के बाद ये भी फेड होना शुरू हो जाता है। ओके, अभी हम देखेंगे अटिपिकल टाइप्स ऑफ मीजल्स। ये जो पहले हमने 4 फेजेस देखे, ये टिपिकल फेजेस देखे। मीजल्स में ऐसे ही होते हैं। अभी हम क्या देखेंगे, अटिपिकल टाइप्स देखेंगे मीजल्स के। उसमें पहला क्या है, मॉडिफाइड मीजल्स इज सीन इन पार्शियली इम्यून इंडिविजुअल्स, इज अ माइल्डर एंड शॉर्टर इलनेस। ये बहुत कम दिनों में गायब हो जाता है और ये बहुत माइल्डर फॉर्म रहता है। इसको ही हम मॉडिफाइड मीजल्स कहते हैं। अगर पेशेंट ने आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन दिए हैं और बाद में उसको इन्फेक्शन हुआ, तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि जो 4 फेजेस हमने देखे और जो फीवर देखा, वो इन पेशेंट में बहुत कम मिलेगा। उसको ही हम क्या कहेंगे, मॉडिफाइड मीजल्स कहेंगे। ओके, modified measles seen in partially immune individuals is a milder and shorter illness. Then है सेकंड क्या है, हिमोरेजिक मीजल्स। ये बहुत डेंजर फॉर्म है, उसको ही हम क्या कहते हैं, ब्लैक मीजल्स कहते हैं। इज कैरेक्टराइज्ड बाय परप्यूरिक रैश एंड ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, माउथ और बोवेल। परप्यूरिक रैश यानी क्या, स्मॉल ब्लड वेसल जो ब्रस्ट होने के बाद जैसे पैचेस दिखते हैं, उसको हम परप्यूरा बोलते हैं। वैसे ही रैश हिमोरेजिक मीजल्स में दिखती है। ओके, हिमोरेजिक मीजल्स, उसको ही हम ब्लैक मीजल्स कहते हैं। इज कैरेक्टराइज्ड बाय परप्यूरिक रैश एंड ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, माउथ एंड बोवेल। हिमोरेजिक मीजल्स में ब्लीडिंग होती है नोज से, माउथ से और बोवेल से, मतलब यूरिन और स्टूल के जगह से हिमोरेज होना शुरू हो जाता है। यूरिन में ब्लड जाएगा और स्टूल से ब्लड जाएगा, इसको ही हम क्या कहेंगे, हिमोरेजिक मीजल्स कहेंगे। और माउथ से कैसे आएगा, वोमिटिंग के थ्रू आएगा। ओके, सो हमने टिपिकल टाइप्स ऑफ मीजल्स देखे। पहले क्या देखा, उसमें मॉडिफाइड मीजल्स देखा, और सेकंड क्या देखा, हिमोरेजिक मीजल्स देखा। अभी हम मीजल्स के कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बहुत एमसीक्यू आते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया यानी क्या, इट इज ए इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर। और ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है, सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, पेन रहता है ईयर में और डिस्चार्ज भी होता है, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होता है। ओके, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया is the most common complication of measles। अगर एमसीक्यू में आया कि मीजल्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो आंसर क्या आएगा, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ओके, कई बुक्स में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया उसके साथ ब्रोंकोनिमोनिया भी दिया है। ओके, अगर ऑप्शन वैसे आएंगे तो वैसे हम चूज करके टिक करेंगे। ओके, सो acute otitis media is the most common complication of measles। Then next, subacute sclerosing panencephalitis, उसको ही SSPE बोलते हैं, is a chronic neurological complication। अगर क्वेश्चन में chronic neurological complication आया तो हम क्या कहेंगे, subacute sclerosing panencephalitis। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आया तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। और क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन आएगा
तो उस पे हम क्या लिखेंगे, सब एक्यूट स्क्लेरोजिन पैनएन्सेफेलाइटिस। अभी ये एसएसपी क्या होता है, अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ मीजल्स का, तो क्या होता है, कभी कभी जो जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जो लो सोशियो इकोनॉमिक में रहते हैं, हाँ, तो उसमें क्या होता है, वायरस क्या होता है, वो ब्रेन में चला जाता है। So measles virus sometimes enter the brain during measles infection and that remain in the brain, वो ब्रेन में ही कुछ सालों के लिए रहता है। और देन सडनली अगर कुछ इन्फेक्शन री इन्फेक्शन हुआ, नहीं तो इम्यूनिटी उनकी अगर बहुत लो हो गई, तो ये क्या होता है, रीएक्टिवेट होता है। ओके, पहले मीजल्स का इन्फेक्शन होता है पेशेंट को, बाद में ये इन्फेक्शन हेड में जाता है, ओके, ब्रेन में जाता है, वो ब्रेन में कई सालों तक वैसे ही रहता है। देन क्या होता है, ये रीएक्टिवेट होता है। तो ये कब उसको पेशेंट को सिम्टम्स दिखने चालू हो जाते हैं, बिगिंस आफ्टर 7 to 13 ईयर आफ्टर प्राइमरी मीजल्स इन्फेक्शन। मीजल इन्फेक्शन हो गए पेशेंट को, तो उसके बाद 7 से 13 साल के बाद उसको अचानक से सिम्टम्स दिखने चालू हो जाएंगे। कौन से सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। उसमें क्या होगा, पेशेंट को पुअर परफॉर्मेंस होगा, स्कूल में पेशेंट का पुअर परफॉर्मेंस होगा, उसको सडन जर्क आने शुरू हो जाएंगे, हाँ, सीजर्स आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद में मसल भी बहुत रिजिड होते हैं, तो न्यूरोलॉजिकल उसको डीजनरेशन होगा। ओके, इसको ही हम क्या कहेंगे, सब एक्यूट स्क्लेरोजिन पैनएन्सेफेलाइटिस, एसएसपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एसएसपी इज अ chronic neurological complication, begins after 7 to 13 years after primary measles infection. Clear है? Then pneumonia is a most common cause of death in measles. अगर MCQ आया डेथ का कॉमन कॉज कौन सा है, तो उसमें क्या कहेंगे, निमोनिया। ओके, निमोनिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मीजल्स। और क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन क्या, एसएसपी। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ओके, इस पे एमसीक्यू आते हैं, तो थोड़ा ध्यान से हम ये लर्न करेंगे। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे मीजल्स के, इट इंक्लूड्स laryngitis, tracheitis. Laryngitis means inflammation of larynx, tracheitis, inflammation of trachea, bronchitis, laryngotracheobronchitis, उसको ही हम क्या कहेंगे, क्रॉप कहेंगे। ओके, क्रॉप में क्या रहता है, बार्किंग कफ रहता है, पेशेंट को एकदम से बार्किंग कफ होना शुरू हो जाता है, हॉर्स वॉइस होता है उसका, और उसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। क्यों होती है, क्योंकि सब जो लैरिंग्स से ब्रोंकस तक सब इन्फ्लेमेशन होता है। सो पेशेंट को, छोटे बच्चों को ब्रीदिंग के डिफिकल्टी अचानक से होना शुरू हो जाता है। उस पे हम स्टेरॉइड्स वगैरह यूज करके ये थोड़ा इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। ये आईपीडी में हमें ऐसे पेशेंट दिख सकते हैं। ओके, मास्टोडाइटिस, ब्रोंकोनिमोनिया, ब्रोंकिएक्टेसिस एंड यम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, ये रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन देखे हमने। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन, इंक्लूड परसिस्टेंट डायरिया, अपेंडिसाइटिस, हेपेटाइटिस एंड एब्डोमिनल पेन। देन नर्वस सिस्टम में एक्यूट एंसेफेलाइटिस एंड मेनिंजाइटिस। एंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस में क्या डिफरेंस है, एंसेफेलाइटिस यानी क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन, और ब्रेन की जो कवरिंग रहती है मेनिंजेस, और मेनिंजेस का इन्फ्लेमेशन रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेनिंजाइटिस कहेंगे। ओके, meningitis is an infection of the protective membrane that surround the brain and spinal cord, which is meninges. इसको ही हम क्या कहेंगे, meningitis कहेंगे। ओके, नर्वस सिस्टम में क्या कॉम्प्लिकेशंस है, acute encephalitis and meningitis. नाउ डायग्नोसिस। अभी हम मीजल्स का पेशेंट आया, तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो मैंने ट्रायड बताया था,
फीवर बोला था, ओके, उसमें कफ कोल्ड बोला था और मैक्युलोपैपुलर रैशेस थे। ओके, तो पहले हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की। हिस्ट्री में क्या रहेगा? अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड एंड एक्सपोजर टू इन्फेक्शन। अगर हमने हिस्ट्री ली पेशेंट की तो उसमें हमें क्या समझ सकता है कि पेशेंट को कभी वैक्सीन दिए ही नहीं, उसको ही हम क्या कहेंगे? अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड कहेंगे। और रिसेंट एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, घर में कोई बच्चे को मीजल्स का इन्फेक्शन है या आजू बाजू में कोई कोई है या स्कूल में भी रह सकता है, तो हिस्ट्री में क्या कहे पूछेंगे हम? चाइल्ड को वैक्सीनेशन दिया है या नहीं, और आजू बाजू में किसी को ये मीजल्स हुआ है या नहीं। ओके, सो हिस्ट्री अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड एंड एक्सपोजर टू इन्फेक्शन। देन टिपिकल मैक्युलोपैपुलर रैश, ये कोप्लिक स्पॉट। ये कोप्लिक स्पॉट क्या है? पैथोग्नोमोनिक है। ओके, ये कोप्लिक स्पॉट बाकी कौन से भी डिसीज में हमें नहीं मिलेगा। सो कोप्लिक स्पॉट देखना है हमको। ओके, बकल म्यूकोजा में पोस्ट मिजल्स ट्रेनिंग ब्रैनी डिस्क्लेमेशन देखा था, ब्राउन डिस्कलरेशन देखा था, ये 10 से 15 दिन तक रहता है। सो हम ये देख सकते हैं पोस्ट मिजल्स ट्रेनिंग। और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, more than 4-fold increase in IgM antibodies after 3 days of rash to 1 month. Okay, IgM antibodies क्या रहते हैं? is the first antibodies produced after viral attack. viral attack के बाद जो पहले एंटीबॉडीज बॉडी में तैयार होते हैं उसको हम IgM एंटीबॉडीज कहते हैं। IgM एंटीबॉडीज अगर पॉजिटिव आए तो हम क्या कहेंगे कि ये रिसेंट इन्फेक्शन है। ओके, क्लियर है? IgM एंटीबॉडीज, सो इंक्रीज 4-fold increase in IgM antibodies after 3 days of rash to 1 month. ओके, डायग्नोसिस समझा? फिर से एक बार देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड एंड एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, मैक्युलोपैपुलर रैश, कोप्लिक स्पॉट, पोस्ट मीजल्स स्टेनिंग, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, इंक्रीज 4-fold in IgM antibodies after 3 days of rash to 1 month. Now differential diagnosis. Okay, measles से हम दूसरी रैश अलग कैसी है ये देखेंगे। उसमें हमने पहले रूबेला देखा था, उसको हम जर्मन मीजल्स कहते हैं। अभी हम देखेंगे रोजियोला इन्फेंटम। द रैश अपीयर वंस फीवर डिसअपियर, while in measles the fever increase with rash. रोजियोला इन्फेंटम में क्या होता है? रैश अपीयर होना चालू हो जाती है फीवर डिसअपियर होने के बाद। ओके, एक बार फीवर आके गया उसके बाद रैश आती है। और मीजल्स में क्या होता है? फीवर बढ़ता है रैश के साथ। मीजल्स द फीवर इंक्रीज विद रैश। ओके, और ये जो रोजियोला इन्फेंटम है उसमें वायरस कौन सा रहता है? हर्पेज वायरस रहता है। ओके, और रोजियोला इन्फेंटम में क्या होता है? ये जो रैश रहती है जो पहले ट्रंक पे आती है एंड देन स्प्रेड टू अपर आर्म एंड नेक। और मीजल्स में हमने क्या देखा था? फ्रॉम फेस टू टो देखा था। और रोजियोला इन्फेंटम में क्या होता है? पहले ट्रंक पे आती है देन ये स्प्रेड होती है अपर आर्म और नेक पे। ओके, रिकेट्शियल इन्फेक्शन, नेक्स्ट आता है रिकेट्शियल इन्फेक्शन। द फेस इज स्पेयर्ड विच इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन मीजल। ये रिकेट्शियल इन्फेक्शन जो रहता है वो आर्थ्रोपॉड की वजह से होता है। मतलब कोई कीड़ा काटा, लाइस और टिक्स, अगर घर में पेट्स रहेंगे उसके ऊपर जो लाइस रहते हैं, टिक्स रहते हैं, अगर वो बेबी को काटे तो रिकेट्शियल इन्फेक्शन होता है। उसमें बहुत हेडेक रहता है, मसल पेन रहता है, और उसमें टिपिकल जहाँ पे जो लाइस रहता है, टिक रहता है, बाइट की हमें जगह दिखती है, उसको ही हम क्या कहते हैं? इस्चर कहते हैं। इस्चर फॉर्मेशन होता है रिकेट्शियल इन्फेक्शन में। सो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। और इसमें क्या रहता है? रिकेट्शियल फीवर में फेस में ये रैशेस नहीं आते, फेस इज स्पेयर्ड विच इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन मीजल्स। मीजल्स में
पहले ही फेस पे इन्फेक्शन रैशेस आना शुरू हो जाता है और रिकेट्शियल इन्फेक्शन में फेस पे नहीं आता। ओके, पहले रोजियोला इन्फेंटम देखा, देन है रिकेट्शियल इन्फेक्शन, अभी आता है ड्रग रैशेस। ये जो ड्रग रहते हैं वो कोई हीरोइन वगैरह ऐसे ड्रग्स नहीं है, जो नशा करते हैं वो ड्रग्स नहीं है। ये हाँ, जो हम पेशेंट को देते हैं जैसे कि पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन एक्सेट्रा, और जो ड्रग के कॉम्बिनेशन रहते हैं, कुछ कुछ ड्रग की पेशेंट को एलर्जी रह सकती है, और वो एलर्जी कैसे हमारी बॉडी पे आएगी, वो रैश के फॉर्म में आएगी। सो ड्रग रैशेस हैव हिस्ट्री ऑफ ड्रग इनटेक। सो ड्रग इनटेक की हम पेशेंट को हिस्ट्री पूछेंगे। ओके, देन कावासाकी डिसीज। ये कावासाकी डिसीज जो रहता है वो उसका कॉज अभी किसी को पता नहीं है ये कैसा आता है, पर इसमें जेनेटिक्स की वजह से भी ये कावासाकी डिसीज हो सकता है। उस पे सिम्टम्स क्या दिखते हैं, ग्लोसाइटिस दिखता है, जो ग्लोसाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, और ये इम्पोर्टेंट है स्ट्रॉबेरी टंग, ये कावासाकी डिसीज में रहता है। इस पे एमसीक्यू भी आता है। स्ट्रॉबेरी टंग, फिशरिंग ऑफ लिप्स, एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी रहती है पेशेंट में, इडिमा ऑफ हैंड एंड स्केलिंग आर डिस्टिंग्विशिंग क्लिनिकल फीचर। ये कावासाकी डिसीज मीजल्स से बहुत अलग है। इसमें हमें ग्लोसाइटिस मिलेगा, स्ट्रॉबेरी टंग मिलेंगी, फिशर लिप्स में फिशर मिलेंगे, ओके, क्रैकिंग मिलेगा, पेशेंट बहुत इरिटेबल रहता है, एडिमा रहता है हैंड्स के ऊपर जो मीजल्स में नहीं रहता है, और यहाँ पे स्केलिंग ज्यादा दिखेंगी। ओके, स्केलिंग और डिस्टिंग्विशिंग क्लिनिकल फीचर, ये सीखे हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अभी हम ट्रीटमेंट सीखेंगे। मीजल्स की क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट में है, ट्रीटमेंट इज सपोर्टिव एंड कंप्राइजेस ऑफ एंटीपायरेटिक्स। मीजल्स की ऐसी कुछ अलग ट्रीटमेंट नहीं रहती है, ये हम सपोर्टिव ही ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और उसमें फीवर की वजह से हम क्या देते हैं, एंटीपायरेटिक्स देते हैं, उसमें पैरासीटामोल देते हैं। ओके, पेशेंट को आइसोलेशन रूम में रखते हैं, किसी और को कांटेक्ट नहीं आना चाहिए पेशेंट का, क्योंकि ये कॉन्टेजियस डिसीज है, एक से दूसरे को हो सकता है, इसी वजह से पेशेंट को आइसोलेशन में रखेंगे। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड न्यूट्रिशन, इंश्योरिंग एडिक्वेट फ्लूइड एंड कैलोरिक इंटेक। पेशेंट को अच्छे से खाना पीना देना है हमको, ओके, हाइजीन मेंटेन रखनी है, आइसोलेशन करना है पेशेंट का, और सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी है। ओके, और उसमें ज्यादातर हम एंटीपायरेटिक्स देते हैं। ह्यूमिडिफिकेशन यानी क्या, स्टीम लेना, ह्यूमिडिफिकेशन टू रिलीव कफ, कफ रहता है तो उसमें हम स्टीम देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जो हमने कॉम्प्लिकेशन देखे उसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे। और मीजल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन ए का रोल। ओके, विटामिन ए क्या करता है, रिड्यूसेस मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी ऑफ मीजल्स। ओके, विटामिन ए मीजल्स की मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी कम करता है। ओके, उसमें हम क्या डोज है, अगर बच्चा 1 साल से कम रहा, बिलो 1 ईयर, तो 1 लाख यूनिट्स देंगे हम उसको, पर ओरल देंगे। ओके, और अगर बच्चा 1 साल से ऊपर रहेगा तो 2 लाख यूनिट्स देंगे, वो भी कैसे रहते हैं, पर ओरल रहते हैं। ओके, समझा। ह्यूमिडिफिकेशन, ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, विटामिन ए का डोज देंगे, बिलो 1 ईयर रहेगा तो 1 लाख यूनिट देंगे, अगर अबो 1 ईयर रहेगा तो 2 लाख यूनिट देंगे। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या आएगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन या आईपी इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल रहता है वो सबने फॉलो करना चाहिए। एज अ डॉक्टर हमने सबको सजेस्ट भी करना चाहिए। ओके, सो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में क्या आएगा, मीजल्स का जो फर्स्ट डोज है वो कैसे देते हैं, 0.5 ml सबक्यूटेनियस देते हैं एट द एज ऑफ 9 मंथ। ये 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी देते हैं। ओके, सो एट द एज ऑफ 9 मंथ या 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद जनरली ओपीडी में देते हैं।
So MR first dose 0.5 ml subcutaneous at the age of 9th month. MR का सेकंड डोज कब देते हैं, वो भी 0.5 ml सबक्यूटेनियस, वो कब देते हैं 16 to 24 मंथ. ओके, ये MR के फर्स्ट एंड सेकंड डोज रहते हैं. ये MR में क्या रहता है, मीजल्स एंड रूबेला. ओके, उसको हम MR वैक्सीन बोलते हैं. ये फर्स्ट 2 डोज रहते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, वो 0.5 ml सबक्यूटेनियस एट द एज ऑफ 9 मंथ एंड देन 16 to 24 मंथ. ओके, अभी इम्यूनाइजेशन हो गया. बाद में क्या आया, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस. अगर पेशेंट को इम्यूनाइजेशन दिया है, अगर पेशेंट उसके बाद भी एक्सपोजर में आया है, ओके, तो हम क्या देंगे उसको, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे. ओके, विद इन 3 to 5 days ऑफ एक्सपोजर. अगर पेशेंट के एक्सपोजर में कोई भी आया तो हम उसको क्या देंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे. ओके, उसने अगर वैक्सीनेशन पहले ही ले चुके हैं उसने, उसके बाद हम उसको इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे. वो कब देंगे, विद इन 3 to 5 days देंगे. ओके, प्रिवेंशन में हमने क्या क्या देखा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, उसमें हमने MR का डोज देखा, फर्स्ट एंड सेकंड डोज 0.5 ml सबक्यूटेनियस 9 मंथ में, और सेकंड डोज कब है 16 to 24 मंथ में. और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में हम क्या देंगे, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन, वो 3 to 5 days के विद इन देंगे. ओके, एक्सपोजर के बाद विद इन 3 to 5 days देंगे.